नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल यानी शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी, जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन देने की बात करती है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना में उन लोगों के लिए कानून होगा जो 2004 के बाद से नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले यूपीएस की घोषणा की गई है। इन राज्यों में बीजेपी कमजोर चुनावी स्थिति में है और लोकसभा स्तर पर गठबंधन की सरकार है। चुनावी लाभ के लिए रेवड़ी जैसा तर्क बीजेपी के लिए भी कहा जा सकता है। कहा यह भी जा सकता है कि यूपीएस की घोषणा पूरी तरह से एक राजनीतिक कदम के तौर पर है, जिसका उद्देश्य मध्य वर्गीय वोटरों को चुनावी लामबंदी करना है। दरअसल लोकसभा 2024 के बाद अब तक यह कोई रहस्य नहीं रह गया है कि अधिकांश मध्यम वर्ग असफल आर्थिक रिकॉर्ड के कारण भाजपा से नाराज हुए थे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि सरकार ने यह नई योजना इसलिए लेकर आई है क्योंकि उसने एनपीएस के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी देखी। एनपीएस 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन वाजपेयी सरकार के तहत पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह अस्तित्व में आई थी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों की पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। साल 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए था और सभी राज्यों का कुल व्यय 3,131 करोड़ रुपए था। 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया। राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया। यूपीएस की घोषणा को उचित राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रखने की आवश्यकता भी बताई जा रही है। इस योजना का उस सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजकोषीय प्रभाव होगा जो पहले से ही राजकोषीय रूप से कमजोर है और जिसका सरकारी ऋण से जीडीपी अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। ओपीएस की सीमाओं ने एक अधिक व्यवहारिक योजना को बनाने का रास्ता दिखाया है। भले ही हाल के सालों में कई राज्य ओपीएस में लौट आए हों, जैसे उदाहरण के तौर पर 2023 में हिमाचल, 2022 में राजस्थान, 2022 में ही छत्तीसगढ़ और 2022 में ही पंजाब। लेकिन ओपीएस में लौटने वाले अधिकतर राज्य विपक्षी पार्टियों द्वारा संचालित राज्य हैं और बीजेपी ने जो तर्क दिया वो ये था कि इसे चुनावी लाभ के लिए वोटरों को रेवड़ी के रूप में पेश किया जा रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों, जिनमें रचित सोलंकी, सोमनाथ शर्मा, आर.के. सिन्हा, समीर रंजन बेहरा और अत्रि मुखर्जी हैं, उनके द्वारा 2023 में एक स्टडी की गई कि भारतीय राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर लौटने की राजकोषीय लागत एक आकलन के तौर पर की गई थी। इसमें दिखाया गया था कि यदि सभी राज्य 2023 में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस पर स्विच करते हैं तो संचयी राजकोषीय बोझ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का 4.5 गुना तक हो सकता है। 2060 तक अतिरिक्त बोझ जीडीपी के सालाना 0.9% तक पहुंच जाएगा। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि यूपीएस के तहत केंद्रीय वित्त के लिए यह कितना बुरा हो सकता है, जिसे कैबिनेट को स्पष्ट करना चाहिए। ओपीएस के तहत केंद्र और राज्य दोनों के सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन आखिरी मूल वेतन का 50% तय की गई थी, जैसा कि यूपीएस में भी है। इसके अलावा जीवन यापन की लागत में लगातार वृद्धि को मैनेज करने के लिए डीए यानी कि महंगाई भत्ता मिलता था, जो मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती थी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 2 बुनियादी तरीकों से ओपीएस से काफी अलग थी। सबसे पहले इसने सुनिश्चित पेंशन देने की नीति को खत्म कर दिया था। दूसरा, इस स्कीम में सरकार के योगदान के साथ साथ कर्मचारी द्वारा खुद भी इन्वेस्ट करना होता था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब फूंक फूंक कर कदम रखते हुए मोदी सरकार अपना तीसरा कार्यकाल शुरू कर चुकी है। अब देखना होगा कि इस नई पेंशन योजना से किसे कितना लाभ होता है और कर्मचारियों का इस पर क्या रिएक्शन रहता है। धन्यवाद।